प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 हिंदी का मॉड्यूल पेपर 3 देखेंगे। 2 मॉड्यूल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपके जो खंड है उसमें एबीसीडी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। एबीसीडी वाले 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही करना है। ये 15 नंबर आपके है वो सिर्फ एबीसीडी आधारित होंगे। इसमें सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है वो जो, सो, जिसका, जिसकी, ये होता है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। और दूसरा प्रश्न है, कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है? इसमें आपके लाल मुख कर्मधारय का उदाहरण है, लाल है जो मुख, सच्चरित्र सच्चा है जो, चरित्र पथ भ्रष्ट है, ये कर्मधारय उदाहरण समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष का उदाहरण है, जैसे कि पद से भ्रष्ट, इसमें करण तत्पुरुष समास होगा। और आगे द है चरण कमल, चरण रूपी कमल, इसमें भी आपके कर्मधारय समास है। इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा, पद भ्रष्ट, और इसमें तत्पुरुष समास होगा। आगे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो व्यक्तिवाचक शब्द या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही होती है। शिक्षक है वो संपूर्ण शिक्षकों का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक होगा। विद्यार्थी भी जातिवाचक, इसमें सभी तरह के विद्यार्थी आ जाते हैं। और मंत्री भी सभी मंत्रियों का बोध कराता है, इसलिए ये भी जातिवाचक है। लेकिन महेंद्र है वो एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। महेंद्र एक जातिवाचक संज्ञा है। आगे चौथा प्रश्न है, रूप परिवर्तन के आधार पर पद भेद कितने होते हैं? रूप परिवर्तन के आधार पर पद भेद 2 होता है, इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे? जो बाल गोविंद भक्त है वो अपने खेत में जितनी भी पैदावार होती है उनको कहाँ ले जाते थे? बाल गोविंद भक्त अपने खेत की पैदावार जो कबीरपंथी मठ था उसमें ले जाते थे, इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है, शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद यानी गुरु कौन थे? जो बिस्मिल्लाह खां के गुरु कौन थे, जिन्होंने बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाना सिखाया? अली बख्श है वो गुरु थे, जो इनके मामा थे, इसमें ऑप्शन दे है वो सही होगा। आगे सातवां प्रश्न है, संस्कृति व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है? जो संस्कृत व्यक्ति होता है यानी संस्कारवान व्यक्ति होता है, उसके कार्यों के पीछे हमेशा जन कल्याण की भावना रहती है, इसमें ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 8वां प्रश्न है, लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी? जो लेखिका मनु भंडारी थी वो बचपन में कैसी दिखती थी? लेखिका बचपन में मरियल सी दुबली और काली दिखती थी, इसमें ऑप्शन दे है वो सही होगा। आगे 9वां प्रश्न है, केवल मुन्नी जड़ जानी मोई रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? इसमें जड़ शब्द है और रेखांकित है, जड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? जड़ शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 10वां प्रश्न है, संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा नहीं उठाए जाने क्या समझना चाहिए? संगतकार है वो जानबूझकर स्वर को ऊंचा नहीं उठाता, इसे क्या समझना चाहिए? इसे संगतकार की इंसानियत समझना चाहिए, क्योंकि वह जो संगीतकार होता है, मुख्य गायक कलाकार होता है, उसकी इज्जत बचाता है, इसमें आपके ऑप्शन है वो सही होगा। आगे 11वां प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में थके पत्ते की पंक्ता किसके लिए प्रयुक्त हुआ? जो आत्मकथ्य कविता है उसमें थके पत्ते की पंक्ता यानी जिस प्रकार थका हुआ राहगीर की थकान होती है, उसी प्रकार मेरे जीवन की जो बीते हुए दुख है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये जयशंकर प्रसाद के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो आत्मकथ्य कविता है उसके कवि है वो जयशंकर प्रसाद है। आगे 12वां प्रश्न है, फसल कविता हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती? जो फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के निकट ले जाती, इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 13वां प्रश्न है, लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? लेखक के पिताजी उन्हें है वो गोरस और भात खिलाते थे, इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 14वां प्रश्न है, जितेन ने खेदुम को किसका निवास बताया? जितेन ने खेदुम को देवी देवताओं का निवास बताया था, इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। जो जितेन गाइड था उसने बताया जो खेदुम नामक स्थान है वो देवी देवताओं का निवास माना जाता है। आगे 15वां प्रश्न है, लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है? लेखकों के सामने संपादकों के आग्रह की भी व्यवस्था होती है, प्रकाशन के तकाजे की व्यवस्था होती है, आर्थिक आवश्यकता की व्यवस्था होती है, इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। उपयुक्त सभी इस प्रकार आपके 15 एबीसीडी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जो व्याकरण और पाठ्य पुस्तक से संबंधित होंगे। ये बहुत ही इजी पूछे जाते हैं आपके। ये 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कोई एक परीक्षा में या सभी पूछे जा सकते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान संबंधित है, इसमें 4 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और ये 4 नंबर का रहने वाले ये चारों ही रिक्त स्थान व्याकरण से संबंधित होंगे, जिसमें परिभाषा संबंधित पूछा जाएगा। पहला है, जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, वहां विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? जहाँ व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे की यानी 2 व्यक्तियों के बीच तुलना की जाती है, वहां उत्तरावस्था होती है। और जहाँ सभी में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां उत्तमा अवस्था होती है। जहाँ समानता दिखाई जाती है वहां मूल अवस्था होती है। विशेषण की 3 अवस्था होती है, आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है।
दूसरा वह प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए प्रत्ययों की रचना करता है उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। और जो शब्दों या संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, धातु के अलावा अन्य शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ये प्रत्यय के दो मूल भेद होते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है, निश्चय शब्द में खालिजगा उपसर्ग है। निश्चय शब्द में निश उपसर्ग है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। निश प्लस चाहे इसमें आपके चाय के योग में ये स है वो इस से में बदल जाएगा। आगे चौथा प्रश्न है, रामानुज शब्द में संधि है। रामानुज शब्द है उसमें दीर्घ संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा राम प्लस अनुज यानी राम का छोटा भाई। इसमें ए और ए मिलकर आ का बोध करा रहे, इसलिए इसमें रामानुज शब्द बना। रामानुज शब्द में संधि दीर्घ संधि होगी। आगे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको एक अपठित गद्यांश दिया होगा, उसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। 6 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इजी, आपको सिर्फ इसका देकर उत्तर लिखना है। कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले बाह्य आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके एकाटी तर्कों को काट सके। इसमें आपके मुख्य रूप से कबीर के बारे में बताया गया। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज और धर्म की बुराइयों को निकाल कर सबके सामने रखा। कबीर ने जो भी समाज और धर्म में बुराइयां व्याप्त थी उसको निकाल कर सबके सामने रखा, यानी सभी लोगों को बताया कि हमारे में ये बुराइयां हैं। उनका नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरे को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठाने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार करके सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा और निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्म कांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। अपनी साहित्यों, रामायणों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया, कथनी करने की एकता पर बल दिया। यानी कबीर ने समन्वयवादी सभी के मध्य समन्वय स्थापित किया और कथनी करनी जैसा कहते थे वैसे ही करते थे। कथनी करने की एकता पर बल दिया। वे महान युग दृष्टा, समाज सुधारक और महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को शीतलता प्रदान की। इसमें आपके पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, यानी इसका शीर्षक क्या है होगा, ये गद्यांश किससे संबंधित है। ये जो कबीर का दृष्टिकोण है उससे संबंधित। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कबीर का दृष्टिकोण या महान समाज सुधारक कबीर या कबीर का समन्वयवादी दृष्टिकोण। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। इसका सही उत्तर होगा कबीर का समन्वयवाद या समन्वय के कवि कबीर। आगे दूसरा प्रश्न है, कबीर ने किस प्रकार भक्ति का मार्ग प्रसार किया बताइए। कबीर ने निर्गुण भक्ति मार्ग अर्थात ज्ञान मार्ग की भक्ति का प्रसार करते थे। कबीर है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आगे तीसरा, कबीर ने हिंदू मुस्लिम के मध्य कौन सा दृष्टिकोण अपनाया। कबीर ने हिंदू मुस्लिम के मध्य समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया, यानी दोनों के मध्य समन्वय स्थापित किया। दोनों की जो बुराई थी उनको भी बताया, दोनों की जो अच्छाई थी उनको भी बताया। चौथा प्रश्न है, सगुण शब्द का विपरीतार्थ शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखे। जो सगुण शब्द का विलोम शब्द है इस गद्यांश से आपको छांट कर लिखना है। सगुण का विलोम शब्द है वो निर्गुण होगा। पांचवा प्रश्न है, कबीर ने अपने ज्ञान का उपदेश किस भाषा में दिया। कबीर ने अपने ज्ञान का उपदेश है वो आम बोलचाल की भाषा में दिया था। आगे छठा प्रश्न है, कबीर ने किसका विरोध किया। कबीर ने कर्म कांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। इस प्रकार आपके गद्यांश है वो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको इस गद्यांश को देकर, इस गद्यांश को पढ़कर इससे ही इनका उत्तर देना है। आगे चौथा प्रश्न है, अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें भी आपके एक पद्यांश यानी कविता टाइप का दिया होगा, उसमें आपके 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये पद्यांश है, ओ बदनसी बंदो कमजोर है भागो, अब तो खोलो नयन नींद से जागो। वह अगी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न अनल सगुण हंसते हैं जहाँ खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का सह है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय। यानी जहाँ पर वीरता नहीं होती वहाँ पुण्य का नाश हो जाता है, जहाँ वीरता नहीं होती वहाँ स्वार्थ हावी हो जाता है। तलवार पुण्य की सखी धर्मपालक है। जो तलवार है वो पुण्य की सखी यानी मित्र होती है। लालच पर अंकुश कठिन लोभ शालक है। असी छोड़ भीरू बन जहाँ धर्म सोता है। पावक प्रचंडतम वहां प्रकट होता है। इसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका आपके शीर्षक होगा नींद से जागो या आलस्य या प्रमाद त्यागो, यानी आलस्य को त्यागने की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, पुण्य का निवास कहाँ रहता है, प्रतीकात्मक अर्थ बताइए। दूसरा प्रश्न है, पुण्य का निवास है वो वीरतापूर्ण कार्यों में रहता है, यानी पुण्य हमेशा वीरतापूर्ण कार्य करने पर ही प्राप्त होता है। आगे तीसरा प्रश्न है, पुण्य की सखी कौन होती है, यानी पुण्य की मित्र कौन होती है। पुण्य की मित्र है वो तलवार है। खड्ग अर्थ होता है तलवार। आगे चौथा प्रश्न है, जहाँ वीरता नहीं वहां क्या होता है। जहाँ पर वीरता नहीं होती वहां स्वार्थ हावी होता है। और पांचवा प्रश्न है, बाहुबल का जो अपलापी है, पंक्ति में अपलापी शब्द का क्या अर्थ है। इसमें आपके अपलापी शब्द का अर्थ होगा छिपाना, यानी किसी भी चीज को छिपाना। ये जो नींद या जो आलस है हम इसको छिपा रहे हैं और वीरता को प्रकट नहीं होने दे रहे, इसलिए इसमें अपलापी शब्द का अर्थ होगा छिपाना। छठा प्रश्न है, धर्म जहाँ भीरू बन सोता है वहां क्या होता है। जहाँ धर्म है वो भीरू बनकर सोता है वहां पर
प्रचंडतम आग पैदा होती है। इस प्रकार आपके अपठित पद्यांश है वो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी आपको इसका भाव समझ कर उत्तर देना, ये थोड़ा इसे भाव समझ कर आपको लिखना पड़ेगा, तो आप पूरे 6 में 6 ला सकते हो। आगे जो खंड 2 है इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका उत्तर आपको 40 शब्दों में देना। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें 500 प्रश्न है नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जो नेताजी कहानी है उसमें देशभक्ति का संदेश क्या दिए गए उसको आपको बताना है। कहानी में नहीं संदेश यह है कि देशभक्ति प्रकट करने के लिए फौजी होना या बलवान होना जरूरी नहीं है, यानी हर व्यक्ति फौजी नहीं बन सकता, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि देशभक्ति प्रकट करने के लिए केवल हम फौजी बने, हम अन्य कार्यों से भी देशभक्ति प्रकट कर सकते हैं। हर देशवासी अपनी सोच और सामर्थ्य के आधार पर देश के लिए त्याग कर सकता है। देश से प्रेम करना और देशभक्तों का सम्मान करना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम सभी यदि अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने देश प्रेम को निभाए तो हम भी बड़े देशभक्त बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सभी फौजी देशभक्त होते हैं, अन्य सामान्य नागरिक है वो भी अपना कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निष्ठा पूर्वक पालन कर देशभक्त बन सकते हैं। इसका नीति संदेश यही है। आगे 6ठा प्रश्न है, लेखक किस बात से भयभीत है, आप उसके भय को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना समझेंगे। यहाँ लेखक भयभीत क्यों है? लेखक बढ़ती हुई असंस्कृति की भावना से भयभीत है, क्योंकि इसे मानव संस्कृति का घोर अनर्थ हो जाएगा। जो बढ़ती हुई असंस्कृति, जो संस्कृति दूषित हो रही है, उसके कारण लेखक भयभीत है, क्योंकि इसके कारण मानव संस्कृति का अनर्थ हो जाएगा। इस स्थिति में भय को दूर करने का सुझाव यह है कि हमारे वैज्ञानिक विकास कल्याणकारी भावना को लेकर हो, प्राप्त उपलब्धियों का उपयोग है वो समाज से ऊपर उठ करो, जिसमें परोपकार की भावना है वो विद्यमान हो। यानी जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनका उपयोग समाज से ऊपर उठकर और हमें परोपकार की भावना पर ध्यान देना चाहिए। आगे 7वां प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। उद्धव ज्ञानी थे और नीति के थे, इस कारण वे नीति और ज्ञान की बातें करके गोपियों के मन को कृष्ण प्रेम से हटाकर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति की ओर ले जाना चाहते, लेकिन वे गोपियों के वाक चातुर्य के सामने खड़े नहीं रह सके और हार गए, क्योंकि गोपियों के पास निश्चल एक निष्ठ कृष्ण प्रेम की शक्ति थी। गोपियां है वो एक निष्ठ कृष्ण से प्रेम करती थी, इस कारण है वो उद्धव को उन्होंने हरा दिया था, उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। जो श्री कृष्ण के प्रेम की शक्ति थी वो गोपियों के वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी थी। आगे 8वां प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गरजना है वो क्रांति का सूचक होता है, यानी परिवर्तन का सूचक होता है। कवि इसे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। कवि क्रांति के द्वारा शोषित वर्ग को शोषण से मुक्ति दिलाना चाहता है। कवि है वो बादल से गरजने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि क्रांति और क्रांति के द्वारा जो शोषित वर्ग है उसको शोषण से मुक्ति मिल सके। आगे 9वां प्रश्न है, जितेन ने लेखिका को गुरु नानक के विषय में क्या जानकारी यदि साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जो जितेन ने उसने लेखिका को गुरु नानक के विषय में क्या बताया। पर्वतीय स्थान से लौटते समय जितेन ने लेखिका को एक नई स्थान पर जानकारी देते हुए बताया। जितेन जो गाइड था उसने लेखिका को बताया कि मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, यानी पैरों के निशान है। कहता है यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटकर बाहर गिर गए थे, जिस जगह चावल छिटकर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। अर्थात उसने जानकारी दी कि गुरु नानक ने भी इस क्षेत्र की यात्रा की थी और इस क्षेत्र में गुरु नानक के फुटप्रिंट है। आगे 10वां प्रश्न है, एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखी। इस पंक्ति के आधार पर आपको लेखक की भावना बतानी है। लेखक ने हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए एक पत्थर पर मानवाकार छाया देखी और अनुभव किया कि ये परमाणु बम की किरणों से झुलसा मानव था। तो लेखक के हृदय में भावनात्मक आकुलता का दबाव बना, उसे संवेदनात्मक प्रत्यक्ष अनुभूति हुई कि मानो वहां कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियो धर्मी किरणों का शिकार हुआ होगा, और तब उसने सहसा हिरोशिमा नामक कविता लिखी। यहाँ लेखक ने सड़क पर घूमते हुए जब पत्थर पर एक मानव के आकार की छाया देखी, उसको देखकर उसके मन में भाव उमड़ाए और उन्होंने उस पर हिरोशिमा कविता लिखी। आगे 11वां प्रश्न है, फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग करना। ये आपके 2 नंबर का मुहावरा पूछा जाता है जो पाठ्य पुस्तक से ही पूछा जाता है, इसलिए आपके पाठ्य पुस्तक में बीच बीच में जितने मुहावरे आए आप उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें फूंक से पहाड़ उड़ाने का अर्थ होता है काल्पनिक बातें करना, यानी वास्तविकता से जिनका कोई लेना देना नहीं होता, कल्पना में बातें करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, अरे पहलवान थोड़ी शक्ति का प्रदर्शन करो, तुम तो यूं ही फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, यानी तुम तो बिना कुछ किए ही अपनी सफलता अर्जित करना चाहते हो। फूंक से पहाड़ उड़ाना यानी बिना प्रयास किए ही कोई कार्य सफल करना या काल्पनिक बातें करना। आगे 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको एक पाठ्य पुस्तक से 2 गद्यांश दिए होंगे, दोनों अथवा देंगे आपको दोनों गद्यांश में से कोई एक गद्यांश करना है, उसे 4 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये आपके बहुत ही इजी है, ये गद्यांश पाठ्य पुस्तक से ही पूछे जाएंगे। किंतु खेती-बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। ये जो आपके बाल गोविंद भगत पाठ है उससे लिए गए। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा
व्यवहार रखते, किसी से दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम खा झगड़ा मोलते, खाम खा यानी वह तो बिना फालतू झगड़ा मोल नहीं लेते, किसी की चीज नहीं छूते। आगे किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। यानी बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी भी करते थे, उनकी घर गृहस्थी भी थी और वो साधु थे, साधु की जो सभी परिभाषाएं होती है उसमें खरे उतरने वाले भी थी। कबीर को साहब मानते, यानी कबीर को अपना आदर्श मानते थे, कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। बाल गोविंद भगत थे वो कबीर के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से दो टूक कहने में संकोच नहीं करते, यानी किसी को सही बात कहने में संकोच नहीं करते, न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते या न किसी से बेवजह झगड़ा करते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता है, यानी किसी की चीज को न तो बिना पूछे छूते और न उनका प्रयोग करते। इस चीज नियम को कभी कभी इतना बारीक तक ले जाते कि लोगों को उसका आश्चर्य होता है। इसमें पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साधु के अतिरिक्त क्या थे? बाल गोविंद भगत साधु के अतिरिक्त किसान और गृहस्थ भी थे। बाल गोविंद भगत साधु के अतिरिक्त खेती बाड़ी करने वाले और परिवार पालन पोषण भी करते थे। आगे दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का कबीर से क्या संबंध था? बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब अर्थात गुरु या आदर्श मानते थे। आगे तीसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत ने कबीर के कौन से सिद्धांतों का पालन किया? बाल गोविंद भगत ने वो कभी झूठ नहीं बोलना, खरा व्यवहार रखना, स्पष्टवादी होना, यानी सीधा मुंह पर कहना, बेवजह झगड़ा मोल न लेना आदि सिद्धांतों का पालन किया जो उन्होंने कबीर से सीखे थे। आगे चौथा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत से लोगों को कुतूहल क्यों होता है? यानी बाल गोविंद भगत से लोगों को कभी कभी आश्चर्य क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी वह किसी नियम का पालन इतनी बारीकी से करते थे कि लोगों को कुतूहल होता या लोगों को आश्चर्य होता था। इसके तो हम आपके ये गद्यांश हो दिया, आप या तो ऊपर वाला कर सकते हैं या ये अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा वाला करते हैं तो आपको उत्तर लगाकर पहले अथवा लिखना है, फिर उसके नीचे प्रश्नों को उत्तर देना है, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए कि ये उत्तर अथवा वालों के है। सिक्योरिटी आर्थिक स्थिति के कारण अधिक विस्तारित उनका अहम उन्हें इस बात तक अनुमति नहीं देता था वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मां को कांपती थरथराती रहती थी। अपने का हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें लगी गए, जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करते पिता को बाद के दिनों में इतना शकी बना दिया कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते रहते। ये जो आपके लेखिका मनु भंडारी का पार्ट है, एक अन्य ये भी उसे ले गए, उसमें उसके पिताजी की मनोदशा के बारे में बताया गया है। लेखिका ने पिताजी के सिक्योरिटी आर्थिक स्थिति कारण किसको भागीदार बनाना नहीं चाहते। जो मनु भंडारी के पिताजी थे वो अपनी सिक्योरिटी आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी इसमें किसको अपना भागीदार नहीं बनाना चाहते। लेखिका के पिताजी वो अपने बच्चों को आर्थिक व्यवस्थाओं में भागीदार बनाना नहीं चाहते। दूसरा, लेखिका की माँ हमेशा क्यों कंपाती थरथराती रहती? लेखिका की माँ हमेशा नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बावजूद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर मां को हमेशा कंपाती थरथराती रहती। यानी जो लेखिका के पिताजी थे उनकी नवाबी आदतें थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो अधूरी रह चुकी। वो पहले शीर्ष पर थे, यानी पहले बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, धीरे धीरे समाज से हाशिए पर सरकते चले गए। इन सब ये हमेशा क्रोध के रूप में स्फुटित होती, जिसके कारण लेखिका की मां हमेशा कंपाती थरथराती रहती। तीसरा प्रश्न है, अपनों के हाथों विश्वासघात ने लेखिका के पिताजी को कैसा बना दिया? अपनों के हाथों विश्वासघात ने लेखिका के पिताजी को वो शक्ति बना दिया था। चौथा प्रश्न है, लेखिका के पिताजी को अपनों पर आंख मूंद कर विश्वास करने का क्या परिणाम निकला? यानी लेखिका के पिताजी ने अपने जो लोग थे उन पर आंख मूंद कर बिना सोचे समझे विश्वास किया, इसका क्या परिणाम लिखा है? इसके कारण उन्हें आर्थिक झटका लगा या उसने धन की हानि हुई। इस प्रकार आप या तो ऊपर वाले के 4 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं या अथवा वाले 4 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। आगे 14 प्रश्न है जिसका उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में देना है। ये 3 नंबर का रहने वाला है। ये भी या तो हम पूछा जाएगा, आपको दोनों में से कोई एक हल करना है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? यानी लेखक को किस प्रकार पता चला कि जो नवाब साहब है वो लेखक से बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं या बातचीत नहीं करना चाहते। लेखक को 2nd क्लास के डिब्बे में आया देखकर एकांत में पालती मारकर बैठे नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। उन्होंने लेखक से कोई बात नहीं की और उनकी ओर देखा भी नहीं। वे अनजान से बनकर खिड़की के बाहर की ओर झांकने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इसे लेखक को प्रतीत हुआ कि लेखक जो डिब्बे में बैठे नवाब साहब है उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है, वे एकांत ही चाहते थे। इसके अथवा में आपके बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि
का नायक क्यों कहा गया, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती रही है। वे काशी के विश्वनाथ और बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव पर्वों पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह खां के सुरीला शहनाई वादन से ही काशी में मंगला आरती शुरू होती थी, अतः उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा गया, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई थी उसे मंगल ध्वनि निकलती थी। जो काशी का विश्वनाथ और बालाजी मंदिर है उसमें बिस्मिल्लाह खां हमेशा शहनाई बजाते थे, इससे काशी की मंगला आरती शुरू होती। दूसरा बिस्मिल्लाह खां से बढ़कर या बिस्मिल्लाह खां से बढ़िया कोई भी सुरीले राग वाला शहनाई बजाने वाला नहीं था, इसलिए बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। आगे 15 प्रश्न है। आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की उसे अपने शब्दों में लिखी, यानी कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन की जो वास्तविकता यानी यथार्थ बताया, अभाव पक्ष यानी किस प्रकार कमियों में जीवन जिया उसके बारे में बताया, उसको आपको लिखना है। कवि जयशंकर प्रसाद ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के यथार्थ को प्रकट करना नहीं चाहता, यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की जो वास्तविकता होती है उसको बताना नहीं चाहता। अपनी भूलों और प्रवचनों को व्यक्त करने में हीनता की अनुभूति होती है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो अपनी भूल और जो अपनी कमियां उसको बताने में उसको हीनता महसूस होती है। उज्जवल गाथा तो सभी कह लेते हैं, यानी अपने जीवन के जो सुखद क्षण होते हैं या जो सफलता के क्षण होते हैं वो सभी सुना देते हैं, परंतु मेरे जीवन के सुख के क्षण मुझसे सदा दूर रहे, मेरी प्रिया भी मुझसे शीघ्र बिछुड़ गई, अब तो केवल स्मृति शेष है और मेरी व्यथा किताब भी बंद पड़ गई है। इसके तो हमें सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस प्रकार संभालता है, यानी सफलता का जो अंतिम स्टेज होता है वहां पर पहुंचते वक्त यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है या वापस गिर जाता है तो उसके सहयोग है उसको किस प्रकार संभालता है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान कई बार व्यक्ति है वो लड़खड़ा जाता है, यदि इस स्थिति में कोई उसे सहारा मिल जाए तो व्यक्ति अपने में संभल जाता है, अन्यथा वह गिर जाता है। उसको इस लड़खड़ाती स्थिति से बचाने उसकी सहयोगी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो उसके कार्य में सहयोग करने वाले होते हैं वही अहम भूमिका निभाते हैं, वह उनको ढांढस बनाते हैं, यानी उसको हिम्मत दिलाते हैं, उसको उसकी शक्ति और क्षमता से परिचित कराते हैं, उसके उत्साहवर्धन करते हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये जो आपके पसंद है जो संगतकार पार्ट है उसके आधार पर आपके नॉलेज बेस्ड पूछा गया है कि सफलता का अंतिम स्टेज पर पहुंचते वक्त व्यक्ति लड़खड़ा जाता है, उस समय उसके सहयोगी उसे किस प्रकार संभालते हैं और उसे अंतिम स्टेज तक पहुंचाते हैं। आगे 16 प्रश्न है वो आपके कवि या लेखक परिचय समझ रहे, इसमें एक कवि हो रहा तो हमें लेखक परिचय पूछा जाएगा। आप या तो सभी कवियों के परिचय याद कर लेना या लेखक आप दोनों में से कोई एक कर सकते हो। इसमें पूछा गया है सूरदास और यतीन्द्र मिश्र। सूरदास का कवि परिचय वो अति महत्वपूर्ण है। भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्त और सगुण उपासक सूरदास का जन्म 1478 में हुआ और निधन सन 1583 में। मान्यता अनुसार उनका जन्म दिल्ली के निकट सही ग्राम में हुआ। वे जन्ममान थे यानी जन्म से अंधे थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य दीक्षित कवि सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो सूरदास के गुरु थे उनका नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वे मथुरा और वृंदावन के मध्य गौ घाट पर रहते हुए श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी उनके प्रमुख ग्रंथ थे। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि सूरदास माने जाते हैं। इसके अलावा हम यतीन्द्र मिश्र का व्यक्तित्व और कृतित्व संक्षेप में लिखिए। आपको यतीन्द्र मिश्र का लेखक परिचय लिखना है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। इनके 3 काव्य संग्रह यदा कदा, अयोध्या और अन्य कविताएं ड्योडी पर आलाप ये इनके प्रकाशित हुए। आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे यतीन्द्र मिश्र है वो आज जो एक अर्धवार्षिक पत्रिका संपादित होती है साहित्य उसका संपादन करे। सन 1999 से साहित्य और कलाओं के संवर्धन अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन कर रहे हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कौन करे। विमला देवी फाउंडेशन का संचालन यतीन्द्र मिश्र करे। कविता, संगीत और अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में उनकी गहरी रुचि है। उन्हें अनेक साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आगे जो खंड है इसका उत्तर आपको 80 से 100 शब्द यानी 8 से 10 लाइन देना है। ये आपके 4 नंबर का रहने वाला है। ये भी आता हम पूछा जाएगा, आपको दोनों में से कोई एक करना है। इसमें पहला प्रश्न है माता का अंचल पाठ के आधार पर तत्कालीन और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो माता का अंचल पाठ है उसमें जिस बच्चे का उल्लेख हुआ आज जो वर्तमान के बच्चे उनकी मनोविज्ञान या उनकी मनोदशा कैसी होती है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तत्कालीन परिवेश में पले बच्चों का और आज के बच्चों के मनोविज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है, यानी बहुत बड़ा अंतर देखने मिलता है। उस काल के बच्चों में भोलापन, सहजता, आत्मीयता, संगठन, सहयोग और चंचलता, बड़ों के प्रति आदर भाव, मौज मस्ती समाई हुई थी। उनमें अपने प्राय का भेदभाव नहीं था। लेकिन आज के बच्चे भोलेपन से दूर, बौद्धिकता से युक्त, नई सोच से पूरी, आधुनिक खिलौनों से खेलने में रुचि और टीवी के शौकीन और पढ़ने के लिए मजबूर दिखाई देते हैं।
इसके अत्व में है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में आम लोगों के जीवन पर क्या विचार व्यक्त किए गए। जो साना साना हाथ जोड़ी पाठ है उसमें आम लोग जो सामान्य लोग होते हैं उनके बारे में क्या बताया गया है। लेखिका साना साना हाथ जोड़ी पाठ में आम लोगों के जीवन को लेकर सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार किया। लेखिका ने बताया कि हिमालय के अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुनते आटे सी कोमल काया के हाथों में कुदाल और हथौड़ा, कईयों की पीठ पर बंदी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना बहुत कठिन और संजीदा कार्य उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और हाथों पड़ी। घंटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। आगे 18 प्रश्न है वो आपके निबंध से संबंधित रहने वाले। इसमें आपको 300 शब्द में निबंध लिखना है, यानी 30 लाइन 1.5 से 2 पेज में निबंध लिखना। आपके 4 कोई टॉपिक दिए होंगे, चारों में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। उसके संकेत बिंदु 5 दिए होंगे, आपको इन 5 संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना है। इसमें पहला है साइबर अपराध के बढ़ते कदम, इसमें संकेत बिंदु है प्रस्तावना भूमिका। दूसरा है साइबर अपराध क्या और इसका प्रसार प्रभाव किस प्रकार होता है। तीसरा बिंदु है साइबर अपराध रोकने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। चौथा बिंदु है साइबर अपराध रोकथाम हेतु सुझाव। और 5वां उपसार। दूसरा टॉपिक है दूरदर्शन वरदान या अभिशाप। जो टेलीविजन है वो किस प्रकार लाभदायक है और किस प्रकार हानिकारक है। उसमें सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा दूरदर्शन का स्वरूप, तीसरा दूरदर्शन एक वरदान के रूप में यानी टेलीविजन या जो दूरदर्शन है उसके लाभ क्या है, दूरदर्शन एक अभिशाप के रूप में उसकी हानि क्या है और उपसार। आप कोई भी निबंध लिखो, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है और अंत में हमेशा उपसार लिखना है। तीसरा टॉपिक है आदर्श विद्यार्थी। इसमें पहला है प्रस्तावना, दूसरा एक आदर्श विद्यार्थी का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, आदर्श विद्यार्थी का उद्देश्य क्या होना चाहिए और युवा असंतोष को दूर करने के उपाय क्या होने चाहिए और उपसार। चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिक वाहन आज की आवश्यकता। आपको जो इलेक्ट्रिक वाहन है इन पर निबंध लिखना है। इसमें संकेत बिंदु पहला है प्रस्तावना, दूसरा इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता, तीसरा इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे, चौथा नुकसान और 5वां उपसार। आप इस प्रकार इन संकेत बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं। यहाँ आपके साइबर अपराध के बढ़ते कदम पर निबंध दिए गए। ये निबंध आप पीडीएफ से पढ़ लेना और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपके जो 19वां प्रश्न है वो है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुर का कक्षा 10वीं का छात्र रितेश मानते हुए अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुर, आपको विद्यालय का नाम लिखना है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुर और स्वयं का नाम है वो रितेश लिखना है। प्रधानाचार्य को खेल कूद की व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना। आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड में सेवा में लिखना, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा और विषय होगा विद्यालय में खेलकूद व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के संबंध में। फिर आपको महोदय या मान्यवर लिखना, फिर उसके बाद निबंध याद ये जो पत्र है वो शुरू करना है। सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल कूद संबंधी अनेक अव्यवस्थाएं विद्यमान है जिनकी वजह से हम सभी छात्रों को असुविधा हो रही है। हमारे विद्यालय के शारीरिक शिक्षक भी खेल कूद करवाने में रुचि नहीं लेते। अभी तक खेल मैदान की सफाई नहीं हुई। अगले माह क्षेत्रीय और जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताएं प्रारंभ होने जा रही है। आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले खेल के मैदान की सफाई करवाई जानी चाहिए। नई वांछित खेलकूद सामग्री करे की जाना चाहिए। शारीरिक शिक्षक को भी खेलकूद संबंधित गतिविधियों सुचारू रूप से संचालित करवाने हेतु पाबंद किया जाना चाहिए। इससे क्षेत्रीय और जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेकर हम विद्यालय का नाम रोशन कर सकेंगे। आशा है आप हमारी प्रार्थना पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर खेलकूद व्यवस्था अविलंब सुचारू रूप से संचालित करने की कृपा करेंगे। फिर आपको लिखना है सह धन्यवाद या सह सम्मान, फिर प्रार्थी रितेश, कक्षा 10 दिनांक। और फिर इसके अलावा में आपके एक और पत्र दिया होगा। इसमें आप केशव शर्मा उज्जैन निवासी है, इंदौर निवासी, अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें ग्रीष्म अवकाश इस बार आपके साथ मुंबई में बिताने का आग्रह। यानी आप उज्जैन के निवासी केशव शर्मा और आपका मित्र जो उज्जैन इंदौर निवासी है उसको आपको एक पत्र लिखना है कि इस बार ग्रीष्म अवकाश है, दोनों मुंबई में बिताएंगे। यानी आपको एक पारिवारिक पत्र है वो लिखना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है जहां से आप लिख रहे हो, फिर उसके बाद दिनांक, फिर जिसको लिख रहे हो उसको लिखना है। प्रिय मित्र राघवेंद्र सप्रेम, नमस्ते, मैं यहाँ पर हम सभी प्रसन्न है, आशा की तुम वहां भी कुछ लोगे। मित्र इस बार ग्रीष्म अवकाश पर मैंने मुंबई जाने का निश्चय किया है। मेरा आग्रह है कि तुम भी हमारे साथ मुंबई चलो। वहां पर अनेक पर्यटन स्थल है, चौपाटी, इंडिया गेट, चर्च गेट आदि कई ऐतिहासिक स्थल है जिन्हें देखने की तुमने पहले भी कई बार इच्छा व्यक्त की है। इस बार तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तथा बहुत दिनों के बाद हम दोनों मित्रों को एक साथ घूमने का सुअवसर मिल सकेगा। अतएव मेरे इस आग्रह को मानकर चलने की तैयारी कर लेना। मैं यही आशा करता हूँ। फिर अपने परिवार के सभी लोगों को मेरा यथा योग्य अभिनंदन पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में। फिर आपको लिखना है तुम्हारा मित्र और फिर बाद में अपना नाम।
आगे 20वां प्रश्न है वो विज्ञापन से संबंधित रहने वाला है, ये भी 4 नंबर का होगा। इसमें आपके 2 विज्ञापन दिए होंगे, दोनों में से आपको कोई एक विज्ञापन लिखना है। पहला है नवसर्जन संस्था के दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों को बिक्री है, तो एक विज्ञापन लिखिए। जो नवसर्जन संस्था उसके जो विकलांग बच्चों है उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाई उसको बेचनी है, तो एक विज्ञापन लिखना है। आपको सबसे पहले है वो विज्ञापन हमेशा बॉक्स में बंद करना है चारों ओर से, फिर उसमें विज्ञापन लिखना है। जिस प्रकार दुकानों के पोस्टर होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, जिस प्रकार ग्राहकों को लुभाने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार आपको आकर्षक एक विज्ञापन लिखना है। इसमें आप कोई भी चीज बेचने की है तो लिख सकते हो बम्पर सेल या सेल, धमाका, सुनहरा अवसर या छूट। इसमें बताया गया सुनहरा अवसर 30% की छूट, बम्पर सेल नवसर्जन संस्था के दिव्यांग बच्चों द्वारा कलाई मिट्टी से निर्मित मूर्तियां और कलाकृतियां की बम्पर सेल में पधारिए, मन भवन मूर्तियां 30% छूट के साथ ले जाइए। प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक अवसर निकल गया था, हाथ मलते रह जाइए। स्थान देना आपको फिर बिरला ऑडिटोरियम और फिर आयोजक का नाम बताना, यह आयोजक नवसर्जन संस्था है, पहले आइए पहले पाइए। यानी आपको आकर्षक विज्ञापन लिखना जिसमें जिससे ग्राहक आकर्षित हो सके। और इसके अथवा में आपकी बड़ी बहन ने संगीत सिखाने की एक संस्था खोली, इसके लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी आपकी बड़ी दीदी ने संगीत सिखाने की एक संस्था खोली है, जिसके लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है। जो संगीत संस्था है उसका आपको एडवर्टाइजमेंट देना है। भारत खंडीय संगीत संस्थान से संबंध महिला संगीत प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। सीखे वीणा वादन, मृदंग वादन, शहनाई वादन, गिटार वादन, तबला वादन, इन सभी विधाओं में प्रशिक्षण की सुविधा। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञों के द्वारा प्रेस प्रारंभ, रजिस्ट्रेशन कराइए। 3 दिन निःशुल्क प्रशिक्षण, आज ही प्रवेश ले, कम फीस, उत्तम ज्ञान। और फिर आपको नीचे संपर्क नंबर देना है और फिर स्थान देना है। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में है वो 20% पूछे जाएंगे। ये अति महत्वपूर्ण 20% आपके आज हिंदी का 30वां मॉडल पेपर पूरा और अन्य विषय 30वें मॉडल पेपर है वो जल्दी हल करा दिए जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपरों को फायदा मिल सके। और इस चैनल पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विषयों को मॉडल पेपर हल करवाए जाते हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।